किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले हमें उस प्रश्न को अच्छे से समझना बेहद ज़रूरी होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सेट 8 वीडियोज़। फ्रेंड्स, मैं आपको हर सेट में पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने वैश्वीकरण को किस प्रकार अपनाया। फ्रेंड्स, मैंने आपको वैश्वीकरण के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी दे रखी है एंड मैंने कल आपको लाइव क्लासेस में अच्छे खासे बहुत सारे कंसेप्ट भी बताएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का तैयारी बिल्कुल बहुत बेहद बढ़िया हो चुका होगा एंड आप एग्जामिनेशन के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो गए। लेकिन ये जो आपका सेट 8 है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कहता है हाउ आज इंडिया एडॉप्टेड ग्लोबलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप लोग समझ चुके हो, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, मैं केवल मुख्य बातें आप लोग को समझा दे रहा हूँ। 1991 में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत भारत ने उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपना लिया। भारत भी अन्य देशों की तरह संरक्षण नीति को त्याग दिया। बिल्कुल, भारत ने भी क्या किया था, संरक्षण नीति को त्याग दिया था और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की समानता, विदेश पूंजी के निवेश का स्वागत किया गया। विदेशी प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी होता था विदेश का, और कुछ विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा रही हैं। दूसरे ओर भारत ने औद्योगिक संरक्षण की नीति को त्याग दिया। ध्यान दीजिएगा, वैश्वीकरण का यहाँ पे कहता है कि भारत ने वैश्वीकरण को किस प्रकार से अपनाया था, इसी बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब अधिकांश वस्तुएं के आयात एवं लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं है। भारत स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ रहा है, भारत का निर्यात बढ़ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया कि जो भारत था वो औद्योगिक संरक्षण की नीति को क्या किया, त्याग दिया कि अब भाई जितने भी औद्योगिक संरक्षण की नीतियाँ हैं उसे हम लोग त्याग देते हैं, तभी ना जाकर ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, वैश्वीकरण बढ़ेगा, हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश से। मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। तो बहुत सारे यहाँ पे किए गए हैं। आर्थिक नीति के अंतर्गत बहुत सारे उदारीकरण नीति को क्या किया गया, अपनाया गया। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए। मैंने ऑलरेडी अच्छे खासे डिस्कशन भी कर रखे हैं इन सभी क्वेश्चंस पे। केवल एक बार ये सब आपके 5 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, सो मैं आप लोग को एक बार करा दे रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन 2 कहता है सोवियत संघ के विघटन के सकारात्मक परिणाम बताइए। राइट पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो कहता है सोवियत संघ का विघटन आप लोग को पता ही है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई। दो महाशक्तियों से उदय से ही शीत युद्ध का जन्म हुआ। तो आप लोगों को पता होगा, देखिए क्या हुआ था शीत युद्ध में। शीत युद्ध के बाद केवल एक ही शक्ति बच चुकी थी, अमेरिका, और सोवियत संघ का विघटन हो गया था शीत युद्ध के बाद। और शीत युद्ध के बाद केवल अमेरिका एक ही, तो उसे आप एक ध्रुवीय के नाम से भी जानते हो। और पहले क्या था, 2 ध्रुवीय था। 2 ध्रुवीय में आते थे कौन कौन, सोवियत संघ और आपके अमेरिका। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारा कहता है, क्योंकि 2 हमें बताना था, 2 सकारात्मक परिणाम के बारे में बताना था। कहता है इसके विघटन से हथियारों की होड़ समाप्त हो गई और परमाणु हथियार संचय की प्रकृति कम हो गई। इसके कारण विश्व में शांति की संभावना बढ़ती गई। अब किसी का प्रतिद्वंदी पार्टी रहेगा नहीं, आप किसी से प्रतिस्पर्धा कीजिएगा ही नहीं, तो फिर तो टेंशन रहेगा ही नहीं, किसी बात का टेंशन रहेगा। और आज आपके दिमाग में टेंशन है मार्क्स लाने का। अगर यही टेंशन नहीं रहता तो आप आराम से पढ़ाई इतना करते नहीं करते, इतने जोर शोर से पढ़ाई नहीं करते। सो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। कहता है कि ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है। ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जो मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के कारण यह विश्व भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर आकर्षित करते हुए बारूद और सुरंगों पर रोक लगाने तथा अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में सहयोग करता है। ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, वॉच मतलब क्या होता है, एक तरह से समझिए, वॉच मतलब होता है देखना, और ह्यूमन राइट्स मतलब हो गया ह्यूमन का राइट्स का। तो मानव के अधिकारों को एक तरह से अच्छे तरीके से क्या करना है, देखना, इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच कहते हैं। ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सूत्रों का वर्णन करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद कर लीजिएगा और जैसे ही विदेश नीति के बारे में आपका चर्चा होगा। यहाँ पर कहता है आपका ऑप्शन, यहाँ पे पॉइंट जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग में विश्व के सभी देशों के साथ रहना, ये जो था हमारे विदेश नीति का बहुत पहला प्रमुख सूत्र था। दूसरा था निश्चित अवधि के भीतर निशस्त्रीकरण, यानी किसी भी शस्त्र का उपयोग न करना, इसके लक्ष्य को पूरा करना, लेकिन रचनात्मक कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करना है। मतलब अपने
उन्होंने रचनात्मक कार्य के लिए, क्रिएटिविटी के लिए क्या करना है, तो परमाणु ऊर्जा का विकास करना, बट निशस्त्रीकरण का भाव क्या करना है, अपना लेना है। इस बात का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आप लोग PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 5 कहता है, देखिएगा समझिए, भारत में विविधता में एकता है। देखिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इस बात को भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, गौर कीजिएगा। ऐसे आप लोग की सब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। पॉलिटिकल साइंस की मैंने लाइव क्लासेस में आप लोग का क्लास देखा, बहुत दिल खुश हो गया था। ज्योग्राफी का भी उसी तरह से हम लोग क्लास कर लेंगे और ज्योग्राफी का भी 10 सेट आप लोग को मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी का भी 10 सेट आपको मिल जाएगा। देखिए टेंशन मत लीजिए, केवल क्वेश्चंस आपको तो रिवाइज करने हैं, आपने ऑलरेडी पहले से याद कर रखा है, मैं केवल आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो उसको टेंशन मत लीजिए कि एक दिन में 10 सेट कैसे मैनेज होगा, मैनेज हो जाएगा। भारत को विविधताओं का देश है, कारण यह है कि यहाँ जातीय, धार्मिक तथा क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। यहाँ अलग प्रांतों में अलग अलग जाति, संप्रदायों तथा धर्मों के लोग रहते हैं। हुआ क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अगर यह बात नहीं कही जाती तो अपना देश आज़ाद हुआ था उसी टाइम क्या होता, बहुत ज़्यादा खून खराबा होना शुरू हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान में पहले से ही द्वंद्व फैल चुका था। फिर भी इस विविधताओं में के रहते हम एकता की सूत्र में बंधे हैं, इसलिए विविधता में एकता ही भावना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान है। इस बात का काफ़ी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए ताड़ी विरोधी के बारे में कल आप लोगों को बहुत बच्चों ने बताया था, दक्षिणी भारत की महिलाओं ने क्या क्या किया था, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है आपका ताड़ी विद्रोह। कहता है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। दक्षिणी भारत की महिलाएं अपने आस पड़ोस में मंदिरों को बिक्री पर पाबंदी मदिरा को बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग कर रही थी। और 1922 के सितंबर और अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर माह में प्रायः प्रतिदिन तेलुगु प्रेस में ऐसे आंदोलन संबंधी समाचार छपते रहे और लगभग सभी गांवों की महिलाओं ने शराब बिक्री के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था। तो ये बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। मदिरा यानी उसके पति आकर दारू पीकर पीते थे तो पत्नियां झाड़ू लेकर उनको मारने नहीं चलती थी, बल्कि उन्होंने क्या किया, एक विरोध ही शुरू कर दिया 1992 के सितंबर और अक्टूबर माह में। प्रतिदिन तेलुगु प्रेस में ऐसे आंदोलन संबंधी समाचार छपते रहे और लगभग सभी गांवों की महिलाओं ने शराब बिक्री के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं का यह आंदोलन शराब माफिया और सरकार दोनों के विरुद्ध संचालित था। दक्षिण को महिलाओं का यह आंदोलन इतना जबरदस्त था कि इसे ताड़ी विद्रोह आंदोलन के नाम से पुकारा गया। तो समझिएगा आंध्र प्रदेश की महिलाओं से संबंधित है ये क्वेश्चन आपका। चलिए क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा कि ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म क्या है। ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर समझ आइएगा, डिजर्ट मतलब क्या होता है, डिजर्ट का मतलब होता है, बिल्कुल जी समझ आइए, डिजर्ट का मतलब मरुस्थल समझते हो। इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा छोड़ने के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,60,000 सैनिकों की विशाल सेना ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया था। इस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इतना भी आप ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित, संयुक्त राष्ट्र से, तो भी काम करेगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखेंगे सभी लोग। देखिए पीली क्रांति के बारे में, नहीं तो श्वेत क्रांति, नहीं तो हरित क्रांति के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग काफी ज्यादा ध्यान में रखिएगा। पीली क्रांति क्या है, कहता है पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन में व्यापक वृद्धि करके तिलहन उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार लाना है। अधिकांश तेलों का रंग पीला होने के कारण प्रतीकात्मक रूप से तेल उत्पादन में वृद्धि के इस कार्यक्रम को पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका पीली क्रांति भी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्त देखिए हमारा क्वेश्चन 9 कहता है विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 को विश्व व्यापार के नियमितीकरण के उद्देश्य से की गई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। इसके सदस्यों की संख्या 164 है और प्रत्येक निर्णय सभी सदस्यों के सहमति से होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कल रात को ही हम लोगों ने बहुत अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन किए थे। केवल क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, आंसर आप खुद से याद कर सकते हैं। चलिए आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आर्थिक न्याय से तात्पर्य समाज के सभी प्रकार के वर्गों से है, समाज में बराबरी तथा समानता से है। किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति न हो, कोई भूखमरी से न मरे, सारा समाज आर्थिक बराबरी का हो, इसे ही आर्थिक न्याय कहते हैं। आर्थिक न्याय मतलब समझ चुके हो आप लोग। आर्थिक न्याय मतलब इकोनॉमिकल क्या होता है, इकोनॉमिकल जस्टिस। तो इकोनॉमिकल जस्टिस
जस्टिस कब मिल सकता है? जब सभी को खाना मिले, भरपेट भोजन मिले, उसी को कहते हैं इकोनॉमिकल जस्टिस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नहीं समझ में आए फिर भी आप लोग, अब लास्ट डे बचा हुआ है, अब क्या कीजिएगा, ये लास्ट वीडियो था मेरा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, और उम्मीद करता हूँ पीली क्रांति जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराया है आप उसको अच्छे से समझ पाइएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।